दोस्तों आज हम कुछ मुद्दों पर बड़ा खुलकर बात करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या भारत ने तो कोई गलती नहीं की है। मेरा यह मानना है कि भारत ने गलती की है और भारत की गलती मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से भारत ने एक गलती की जिसका खामियाजा आज भारत ही भुगत रहा है। इंडिया को इस खामियाजा का जो है उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है, पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक मेंबर, जिसको स्पोक्स पर्सन हम लोग कहते हैं, ये वो पर्सन है जिसने हाल ही में ये कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से लड़ेगा, है ना। और बांग्लादेश अगर अटैक करता है भारत के ऊपर तो फिर पाकिस्तान भी अटैक करेगा भारत के ऊपर। रिसेंटली क्या कुछ हुआ, मैं आपको कहानी थोड़ा शुरुआत से बताता हूं। आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो थे वो 1947 के अंदर भारत से चले गए थे। उसके बाद में अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वो पहला ऐसा राष्ट्र बना था जो कि पाकिस्तान से आजाद होकर बना था। वो हमारी आजादी से पहले ही बन चुका था, 1947 से पहले ही, लगभग मार्च 47 के अंदर बन चुका था बलूचिस्तान। फिर 1947 के अंदर अगस्त में पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हुआ। इसके बाद में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एनक्रोचमेंट किया, बलूचिस्तान के ऊपर एनक्रोचमेंट किया, और बलूचिस्तान जो कि अपने आप को देश घोषित कर चुका था, पाकिस्तान ने उसको अपना हिस्सा, एक राज्य, प्रोविंस जो है अनाउंस कर दिया। इससे बलूचिस्तान काफी नाराज हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है, भारत और पाकिस्तान में टसल होती है। 1947 में तो हुई, उसके बाद में आगे जाकर 1965 में भी होती है, और 1971 के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग होता है, और शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग की अगुवाई के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बांग्लादेश का जन्म होता है, और बांग्लादेश का जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे विद्रोही गुट थे जिनको बांग्लादेश की आजादी पसंद नहीं थी। 15 अगस्त 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या उन्हीं के घर पर कर दी गई। इसीलिए आज भारत जिस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है उस दिन बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। इस दौरान जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई उस समय शेख हसीना लंदन के अंदर थी, बांग्लादेश से बाहर थी। उसके बाद में लगभग 1980 के आसपास शेख हसीना ने भारत के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लिया, बहुत लंबे समय तक वो भारत के अंदर रही। उसके बाद में वो 1981 के अंदर बांग्लादेश लौट गई और आवामी लीग को ज्वाइन कर लिया, और तब से वो कई बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ये सारा किस्सा चलता हुआ आ रहा था, आवामी लीग का दबदबा वहां पर था। इस बीच इसी दौरान 2006 के अंदर यूनुस खान जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनको अमेरिका ने पीस प्राइज से, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा। उस समय बिल क्लिंटन वहां के राष्ट्रपति थे, तो नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया यूनुस खान को। तो यूनुस खान की छाती बड़ी चौड़ी थी कि बोला ठीक है, अब तो हमारे पास में नोबेल पीस प्राइज आ चुका है। ये कहानी और आगे बढ़ती है। फिर बांग्लादेश के अंदर एक रिजर्वेशन का मामला चलता है कि 1971 का जो वॉर था बांग्लादेश का, उनके जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। इस बात को लेकर दूसरा खेमा बड़ा नाखुश था कि आखिरकार इतना सारा रिजर्वेशन 1971 के वॉर वॉरियर्स को क्यों दिया जा रहा है। इस बात को लेकर उपद्रव काफी फैलते हैं और बांग्लादेश के अंदर ये 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से बैलेंस नहीं हो पाई, और डेमोक्रेसी की कोलैप्स होने के बाद तख्ता पलट वहां पर हुआ, और उस समय मिलिट्री की सहायता से यूनुस खान वहां के प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लेती है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, और भारत ने यह कहा कि चाहे शेख हसीना हो या किसी भी देश के कोई भी व्यक्ति हो, भारत जो है उनको अपने प्रिंसिपल्स पर, सिद्धांत पर जो है वो देखकर और फिर उनको पॉलिटिकल असाइलम दे सकता है। इसीलिए शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम भारत ने दे दी। उसके बाद में यूनुस खान प्रधानमंत्री बनते हैं। यूनुस खान ने यह कहा कि हम जो है वो भारत के डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पर जो बॉर्डर्स हैं, जो रेड क्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उस पर हम लोग डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यूनुस खान ने यह सोचा कि क्यों ना हम लोग पाकिस्तान के साथ में मिलकर वापस से वही जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका निर्माण करते हैं। और पाकिस्तान भी इस चीज में आगे आता है, और पाकिस्तान कहता है कि हां, हम बांग्लादेश के साथ में मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे और दोनों देश एक साथ में मिल जाएंगे।
लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यह लगता है कि हमारे पास में भारत के साथ में लड़ने के लिए असला बारूद नहीं है, वो टेक्निकल क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटीज नहीं है, वो लड़ाकू विमान नहीं है। इसलिए उसने चाइना से हाथ मिलाया कि चाइना जो है वो हमारी हेल्प करेगा। चाइना को भी मौका था क्योंकि चाइना और भारत की वैसे टसल चल रही थी, तो चाइना ने सपोर्ट करना शुरू किया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जब सपोर्ट किया तो बहुत सारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास में आते हैं। इसी बीच पहलगाम का हमला होता है 22 अप्रैल 2024 को 2025 में जैसे ही ये हमला होता है, पहलगाम जो अटैक होता है, उसमें जितने भी भारतीयों की हत्या होती है। आपको पता है कि धर्म के नाम पर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 मई को सीज फायर जो है वो साइन होता है। दोनों आपसी सहमति से इस सीज फायर को साइन करते हैं। बीच में तीसरा डोनाल्ड डक मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आकर टपकता है। वो कहता है कि सीज फायर जो है वो हमने करवाया है। इस बात का क्रेडिट अमेरिका जो है वो लेना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इनकार किया कि ये क्रेडिट जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी आगे बढ़ती है। इसी बीच अमेरिका का प्रपोजल आता है यूएसए को, अमेरिका का प्रपोजल आता है पाकिस्तान को कि हम जो है आपके देश के अंदर वेपन्स को सप्लाई करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि स्वागत है आपका, आप हमारे देश के अंदर आइए और यहां पर जो है वेपन्स को सप्लाई कीजिए। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हम आपको हथियार तभी सप्लाई करेंगे जब आपके जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आप हमको देंगे। मतलब जो व्यापार चल रहा था दोनों देशों के बीच में चल रहा था, खरीदारी लेन देन सब कुछ चल रहा था। इसी बीच पाकिस्तान को यह लगता है कि अब हमारे सर पर जो है वो अमेरिका का हाथ हो चुका है, तो पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाता है और कॉन्फिडेंस में आकर वो बांग्लादेश को ये कहता है कि अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो है वो अब भारत के ऊपर अटैक करना शुरू करो, वहां पर एग्रेसिवली आओ और हम भी जो है वो बांग्लादेश के अंदर आते हैं। हमारी आईएसआई के चीफ वगैरह, आईएसआई के जितने भी लोग हैं वो बांग्लादेश के अंदर आएंगे, विजिट करेंगे। बेसिकली आईएसआई जो है वो खुद भी एक इस तरीके की आतंकवादी संस्था बन चुकी है जो कि हेल्प करती है टेररिस्ट को। आगे मैं बताने वाला हूं कि हाफिज सईद जो है उसको भी हेल्प अभी आईएसआई ही कर रही है। आगे मैं आपको एक न्यूज का आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें ये बात प्रूफ हो जाएगी। रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, जिन्होंने ये कहा है अ यूथ विंग लीडर फ्रॉम शहबाज शरीफ पार्टी द पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑन ट्यूसडे इश्यूड ए थ्रेट टू इंडिया। भारत के लिए एक थ्रेट जो है वो जारी किया गया है, saying that in the event of any attack on Bangladesh, पाकिस्तान आर्मी एंड मिसाइल वुड रेस्पॉन्ड। मतलब अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो पाकिस्तान की आर्मी और मिसाइल जो है वो रेस्पॉन्ड करेगी इंडिया के लिए। पीएमएल जो लीडर है उन्होंने कहा है, ये भी कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक अलायंस जो है वो भी बनने के लिए जा रहा है। खास बात ये थी कि कुछ शब्द जो है वो और भी कड़े कहे गए कि इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश ऑटोनॉमी, इफ एनीवन डेयर्स टू लुक एट बांग्लादेश। मतलब आज पाकिस्तान जो है वो परवाह कर रहा है बांग्लादेश की। उसको ये पता नहीं है बांग्लादेश को अपनी हकीकत कि जिस समय भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था 1971 में, वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971 की। उस समय 3 लाख महिलाओं के साथ में रेप पाकिस्तानी ट्रूप्स ने किए थे, 3 लाख महिलाओं के साथ में, जबकि लाखों की संख्या के अंदर लोग जो है वो मारे गए थे। लेकिन बांग्लादेश भूल चुका है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि कोई भी बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। ठीक है, दैट द पीपल ऑफ द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस एंड और मिसाइल्स आर नॉट फार अवे। मतलब वो दूर नहीं है, वो कभी भी जो है अटैक कर सकती है। ये शब्द जो है वो कहे गए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के लिए गारंटी ले रहा है कि अगर बांग्लादेश की तरफ देखा, उसकी तरफ नजर उठा के देखा, तो पाकिस्तानी मिसाइलें जो है वो भारत की तरफ अटैक करना शुरू करेंगी। तो पाकिस्तान हैड प्रीवियसली फोर्स इंडिया इनटू ए डिफिकल्ट पोजीशन। मतलब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। 10 मई की जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान जो है वो इस बहकावे के अंदर है, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है, वो अपनी सच्चाई जान नहीं पा रहा है। उसको ये लगता है कि वाकई में भारत ने जो है वो विवश होकर अपने हथियार जो है वो डाले हैं। लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, क्योंकि भारत को पता है कि भारत की जनसंख्या लगभग 2 अरब के आसपास है। इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो ह्यूज डेमोग्राफिक हमारे पास में है, हमारी ज्योग्राफी बड़ी ड्रास्टिक है, बहुत जबरदस्त है। इसीलिए भारत ने यह सोचा कि हम लोगों को भारतीयों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस बात को लेकर ज्यादा उछल रहा है कि उसको लगता है कि भारत ने जो है वो अपने आर्म्स जो है वो डाउन किए थे। तो पाकिस्तान अटैक्स फ्रॉम द वेस्ट, बांग्लादेश फ्रॉम द ईस्ट। मतलब पाकिस्तान को लगता है, मतलब वो ललकार कह रहा है बांग्लादेश को कि हम तो जो है वो वेस्ट की तरफ से अटैक करेंगे और बांग्लादेश जो है ईस्ट की तरफ से अटैक करेगा। साथ ही में
चाइना जो है वो भी इसके अंदर शामिल होता है और वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ से अटैक करेगा। मतलब 3 देशों का दावा कर रहा है पाकिस्तान कि एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से बांग्लादेश और तीसरी तरफ से चाइना जो है वो अटैक करेगा, तब जाकर भारत जो है वो सरेंडर की पोजीशन में आएगा, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। तो मिलिट्री अलायंस बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैंने कल ही लेक्चर में आपको बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस किया है। मतलब 2 भिखारी आपस में मिलकर जो है ये गठबंधन कर रहे हैं कि हम लोग रॉल्स रॉयल्स लेके आएंगे, लेकिन उनके सपने जो है वो जल्दी ही अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि रॉल्स रॉयल्स गाड़ी जो है उनको मिलती है जिनका बैकग्राउंड बड़ा सॉलिड होता है। तो डिस्टर्ब बाय इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनका यह भी कहना है कि जो बीएसएफ को तैनात किया हुआ है रेड क्लिफ के ऊपर, वो डिस्टर्ब करती है बांग्लादेश की बॉर्डर को, ट्राइंग टू डिसमेंटल बांग्लादेश अंडर द अखंड भारत आइडियोलॉजी। एक्चुअली में मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर कई बार ये कहा है कि ये 2 भारत के जो बच्चे हैं, 1947 के अंदर पाकिस्तान अलग हुआ और 1947 के अंदर पाकिस्तान अलग हुआ, 71 के अंदर बांग्लादेश अलग हुआ, ये भारत के ही तो बच्चे हैं। आज हम लोग जिस अखंड भारत का सपना देखते हैं, एक्चुअली में वाकई में पाकिस्तानी जो है इस बात से डरते हैं कि यार कहीं ना कहीं अखंड भारत का सपना जो है वो इनका पूरा ना हो जाए। साथ ही में ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी टू एस्टैब्लिश अ हिंदू स्टेट। देखिए ये इस चीज को डिनोट करना चाहते हैं कि भारत जो है वो हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष जो है ये सारे वर्ड डिक्लेयर किए हैं। हमने कहा है कि हमारे देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको हम लोग एक ही पैमाने पर जो है मापते हैं, उसको मेजर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज सिख हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। इसीलिए भारत ने कहा कि अगर इनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो भारत जो है इनको शरण देने को तैयार है। आपको पता होगा कि रिसेंटली मुद्दा जो है था एनआरसी का, वो काफी गरमाया हुआ था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, इसलिए भारत जो है कभी भी जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इनको ये लगता है कि भारत जो है एक हिंदू स्टेट बनने के लिए जा रहा है, जो कि गलतफहमी है। भारतीयों को वाकई में आज ये समझना चाहिए कि भारत किसी हिंदू स्टेट की तरफ नहीं बढ़ रहा है। भारत आज जिस और बढ़ रहा है वो है अखंड भारत का। मतलब अखंड भारत एक्चुअली में क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरीके से भारत से अलग हुए थे, इनको इनकी औकात दिखाना कि तुम जिससे अलग हुए हो वो अपने आप में बहुत बड़ी औकात रखता है। तो बात यह है कि हम लोग हिंदू स्टेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए उस और बढ़ रहे हैं, उस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। अब एक्चुअली में पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश अगर इस तरफ है, आप ध्यान से इस मैप को देखिए, पाकिस्तान ने कहा कि अगर बांग्लादेश इस तरफ है तो बांग्लादेश को एक्सेस मिल सकता है चाइना के थ्रू, ताकि वो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थे, क्या कर सकता है वो यहां पर एक्सेस कर सकता है। तो पाकिस्तान ने भी ये दावा कर दिया है, मतलब ये एक अफर्मेशन कर दिया है बांग्लादेश को कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम लोग सीपीईसी का प्रयोग करते हुए चाइना के रास्ते बांग्लादेश के अंदर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। मतलब एक गठबंधन बनने को तैयार है। आप इस न्यूज को देखिए कि क्या बांग्लादेश की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आईएसआई हाफिज सईद का खतरनाक ब्लूप्रिंट बेनकाब हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि रिसेंटली एक फिल्म आई धुरंधर फिल्म को गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, पाकिस्तान ने बैन कर दिया। बैन क्यों किया गया? क्योंकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी गई। जब ये हकीकत पता चला कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और वहां का जो आतंकवादी संगठन नेटवर्क जो है उनको उनके साथ में मिलकर ये काम करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आईएसआई जो है वो अब रिसेंटली हाफिज सईद को ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो बांग्लादेश के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई एक रैली में लश्कर कमांडर सैफुल्ला सैफ ने खुलेआम कहा था कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है और वह बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। मतलब क्या है कि यह हाफिज सईद जो है वो बांग्लादेश के रास्ते भारत जो है वो आना चाहता है। मतलब हो सकता है कि वो खुद जाए, अपने नुमाइंदों को भेजे, मतलब अपनी आइडियोलॉजी को वहां पर भेजना चाहता है। इसके साथ में ही इसी बयान का वीडियो अब सामने आया जिसमें सैफुल्ला भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आईएसआई और आतंकवादी संगठन जो नेटवर्क्स हैं वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो आईएसआई जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉक्सी एक ग्रुप बन चुका है। वो एक तरीके से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए वो बना है। तो बांग्लादेश इस हालत में पहुंच चुका है कि उसके कई जो है वो नुमाइंदे खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान कहता है कि मैं हेल्प करूंगा, चाइना कहता है कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन भारत ने, अब देखिए मैंने शुरुआत में आपको क्या कहा कि भारत ने एक गलती की। वो गलती क्या थी मैं आपको बताता हूं।
भारत की सबसे बड़ी गलती है कि आज पाकिस्तान को और बांग्लादेश को उसकी औकात नहीं दिखाई जा रही है। जिस तरीके से ये शेर बनकर आज भारत के सामने आकर खड़े हैं, भारत ने एक दहाड़ लगाई तो ये दुम दुबाकर जो है अपने बिल में छिप जाएंगे। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी कोलैप्स हो चुकी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो भी तख्ता पलट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आसिम मुनीर के जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं कि यार हमको भी देश को लीड करना है। परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया था क्या? परवेज मुशर्रफ जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद में परवेज मुशर्रफ बन गया था राष्ट्रपति पाकिस्तान का। तो आसिम मुनीर भी आज वही सपने देख रहा है कि मुझे भी यहां की डेमोक्रेटिक पावर जो है वो चाहिए पाकिस्तान की। तो वो भी अपने सपने लेकर जो है वो ओवर एम्बिशियस हो रहा है। तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपनी हकीकत जो है वो समझनी चाहिए कि तिलों के अंदर कितना तेल है। क्योंकि एक कहावत है, हो सकता है कि राजस्थानी के अंदर ही क्यों ना हो, कि नाई नाई कितने बाल। जो बाल काटने वाले बार्बर होते हैं, तो बाल काटने वाला कहता है कि अभी काट के देता हूं मैं, पता लग जाएगा कि कितने बाल हैं। ठीक है, तो हकीकत जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जल्द ही पता लग जाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, ये काम करने की अपनी टेक्निक के साथ में चलते हैं कि वाकई में इनकी काम करने की टेक्निक बड़ी डिफरेंट होती है। इसीलिए मैंने 30 टेक्निक्स जो है वो बताई हैं ताकि आप भी अपने काम करने के नजरिए के अंदर जो टेक्निक है उसमें चेंज कर सके। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का आप लोग हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि हमेशा चैलेंज जो है, चुनौती जो है वो अवसर बन के आती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे जीवन के अंदर समस्याएं बहुत है। मैं तो कहता हूं कि समस्या आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स का वेलकम कीजिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम जो है वो अपने आप में एक अवसर लेके आती है। अगर सॉल्यूशन आपने कर दिया, आप देखिए कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के बाद कहां पहुंच सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही तो काम कर रही हैं कि कैसे भी करके कंज्यूमर्स जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।